Hello everyone. I would like to welcome all of you to our second class of physics which is of chapter 2 और आज हम फंडामेंटल्स करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर को कैसे देखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से एनालिटिकली सॉल्व किया जाता है, किस तरह से इक्वेशंस बनती हैं वेक्टर की, वेक्टर्स की क्या टाइप्स हैं, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस और वेक्टर के ऑपरेशंस इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शामिल हैं। तो हमने लास्ट क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी और फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा था कि दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, ड्राइव नहीं की जाती। ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो ड्राइव की जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 7 हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज अब मेजरमेंट और कैलकुलेशन के लिहाज से नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिहाज से देखेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्शन और उनकी जो वैल्यूज हैं उनके लिहाज से देखेंगे। अब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हमें रास्ता बताती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये डायरेक्शंस हम यूज़ करते हैं दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर्स भी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर्स भी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो होती है यानी वैल्यू होती है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आपने 10 किलो दूध लेने जाना है तो उसमें आपके पास कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने रास्ता नापना है तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। वेक्टर क्वांटिटीज हमें डायरेक्शन बताती है, इसमें हमें वैल्यू की भी ज़रूरत होती है। तो वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गली में गए, दूसरी गली में गए, आपने अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन अगर आपको सीधा जाना है तो आपको हेलीकॉप्टर पकड़ना पड़ेगा। आप हेलीकॉप्टर में बैठेंगे या आप बुलडोजर लें और बुलडोजर से दीवारें तोड़ते हुए अपना सीधा रास्ता निकाल लें। स्पीड, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप इधर उधर गली में जा रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्पीड होगी आप उसको कांस्टेंट तो रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन एक नहीं होगी। जबकि आप हाईवे में जा रहे हैं तो हाईवे में आपकी डायरेक्शन एक लम्हे तक सेम रहेगी और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसलिए इसको वेलोसिटी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत टाइप्स हैं वेक्टर्स की, जिसमें एक्सेलरेशन है, फोर्स है, टॉर्क है, जिसको आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाएगा। वेक्टर को हम एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली यानी ग्राफ बनाते हैं। पेपर पर हमें अगर वेक्टर बनाना हो तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लाइन, सेगमेंट और एरो हेड इस्तेमाल करते हैं। लाइन सेगमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जबकि एरो हेड इसकी डायरेक्शन को शो करता है। अब मैप की जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके लिहाज से आपने वेक्टर्स को पिछली क्लास में भी ड्रॉ किया था, इसको जल्दी से हम देखेंगे। तो अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो देख लिए। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन यानी अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो, हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसमें हम इक्वेशंस के तौर पर कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो हेड लगा के। अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको निकालनी हो तो हम यहाँ पर उसके गिर्द मोड लगा देते हैं, या अगर आप उसका मोड और एरो दोनों हटा दें, सिर्फ अल्फाबेट लिखा हो तो वो शो करता है उसकी मैग्नीट्यूड को। अब जैसे यहाँ पर हमने वेलोसिटी वेक्टर यूज किया है तो वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सिर्फ लाइन शो करती है जो कि स्पीड है, जबकि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन जो शो हो रही है वो उसके एरो हेड से हो रही है। अब ये डायरेक्शन जो शो कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सेस के बीच में, ये कोई एंगल बना रहा होगा, तो एंगल्स इस्तेमाल करते हैं हम डायरेक्शन शो करने के लिए, या तो एक्स वाई एक्सेस में या फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में भी। तो हमारे पास डायरेक्शन जो है किसी भी एक्सेस से बनाई जाती हैं, इसको हम रेफरेंस एक्सेस कहते हैं। अब एक एक्सेस हमें शो करना होगा किसी भी डायरेक्शन को शो करने के लिए, एक से ज़्यादा एक्सेस भी शो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एंगल्स भी बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन एक्सिस जो कि
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ तीसरा एक्सिस हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको जेड एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस तो आपने देखा है कि हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल कहते हैं, लेकिन जेड एक्सिस जो है दैट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ डायरेक्शन शो करता है। अगर बोर्ड में आप देखें तो बोर्ड में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की है, वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन है, तो सामने की डायरेक्शन में जो आपके पास आएगी वो जेड एक्सिस की होगी। इसके बाद जो कंपास की डायरेक्शन है उसको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हैं, ये हम कंपास में देखते हैं। और इसके सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और साउथ ईस्ट होती हैं। वेक्टर की टाइप्स शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं कि अगर आपने एंगल बनाना है तो उसके लिए आपको वेक्टर की रेफरेंस एक्सिस की ज़रूरत है। रेफरेंस एक्सिस के साथ वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, और इसमें जैसे कि एंगल 20 डिग्रीज का बना हुआ है तो ये रेफरेंस लाइन से ड्रॉ किया गया है। ये रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस की है क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है। अब ये एक्स एक्सिस की जो लाइन है इससे 20 डिग्रीज आप प्रोटेक्टर रखते हुए बना सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में आप बनाएंगे तो उससे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। ये लाइन लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। अब जितने मैग्नीट्यूड्स हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 4 यूनिट्स की लाइन बनी हुई है, आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके पीसेस 1 2 3 4 हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो टेल है ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है विच इज ओ, और पी रिप्रेजेंट करता है फिक्स पॉइंट को जिस पर एरो हेड लगाया गया है। और यही डायरेक्शन दरअसल हमें बता रहा है कि एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाता है 20 डिग्रीज, और ये एक्स एक्सिस के आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन भी होती है, माइनस एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं। चलिए वेक्टर्स की टाइप्स करते हैं। तो वेक्टर्स की टाइप्स आपकी किताब में 6 हैं। इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल होते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब जैसे ये वेक्टर बनाया हुआ है, इसकी दूसरी डायरेक्शन अगर टेल की तरफ एरो हेड बना दें तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको किसी जगह पर भी उठा के रख दिया जाए, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं पता होती लेकिन लाइन ऑफ एक्शन भी उसका फिक्स नहीं होता। इस फ्री वेक्टर को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो नल वेक्टर जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड होती है इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। फ्री वेक्टर में पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी सेम मैग्नीट्यूड होती है और सेम डायरेक्शन होती है। अब जैसे ये एक वेक्टर ए बना हुआ है, ये ओरिजिन से तो नहीं है लेकिन इसके पॉइंट फिक्स्ड है, और अगर इसी जैसा एक और वेक्टर बना दिया जाए, इसको पैरेलल कर दें, तो हमारे पास उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर बन गया। इस वेक्टर को अगर b कहा है, पिछले वेक्टर को a कहा है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन उसकी सेम होती है। अपोजिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। इनको हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। अब जैसे कि एक वेक्टर बना हुआ है वेक्टर a, अगर इसका एरो हेड आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ लगा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ये b वेक्टर हमने अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसके साथ हम साइन नेगेटिव का लगा देते हैं। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। फ्री वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनको आप इधर उधर प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इनका लाइन ऑफ एक्शन और पोजीशन फिक्स नहीं होता, कहीं से भी ये शुरू हो सकते हैं, कहीं पर भी ये जा सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन वही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक प्लेन में नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, फ्री वेक्टर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है, डायरेक्शन देखें सेम बन रही है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो चुका है। इसी तरह से इसको साइड में ले गए तो इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही है। नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं और ये एक वेक्टर है जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड होती है और आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है तो ये तो स्केलर हो गया, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं। ये वेक्टर ही है जो कि दरअसल नेगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को भी बताता है। अब यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जीरो वेक्टर बन जाता है। ये बिल्कुल आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज की तरह है। तो नल वेक्टर ज़्यादातर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको इतना वेक्टर्स में स्टडी नहीं करते और आगे इसको पढ़ा बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ आया। वैसे अगर आपको समझना है तो बस इतना समझ लें कि ये जीरो मैग्नीट्यूड रखता है एक वेक्टर, तो इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। अब जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक अपोजिट वेक्टर से एक वेक्टर ऐड हो गया तो उससे जो रिजल्ट बनेगा वो जीरो वेक्टर होगा। या आप किसी जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड कर दें तो वही वेक्टर रहता है, तो इसकी जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं रहती है, जबकि डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि 5 सेब हैं, 5 सेब में से 5 सेब निकाल दें, दे दें आप, तो आपके पास जीरो कार्स तो नहीं होंगी, गाड़ियां जीरो तो नहीं होंगी, कोई तुकी नहीं बनती। या आप ये कहें कि 5 सेब में जीरो गाड़ियां ऐड कर दें, तो इससे भी कोई तुक नहीं बन रही। आप सेब की बात करें तो सेब की बात करेंगे। बस नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है, गुजारा कर लेता है, अपनी डायरेक्शन आर्बिट्ररी रखने की वजह से किसी के साथ भी ऐड होगा तो वही वेक्टर बन जाएगा। तो नल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अगर आपने ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वेक्टर अलजेब्रा समझना पड़ेगा, विच इज़ अ यूनिवर्सिटी लेवल सब्जेक्ट। बैक टू द टॉपिक, यूनिट वेक्टर हम पढ़ेंगे जो कि 5th टाइप है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ये दरअसल वेक्टर्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको कार्टेशियन एक्सिस में देखें तो यूनिट वेक्टर्स को हम इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकली शो करने के लिए। ये डायरेक्शन शो करता है। इससे पहले तो हम एंगल्स इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन शो करने के लिए, लेकिन अब हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ये अगर किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाए तो वही वेक्टर बना लेता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की वैल्यू बताती है। अब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो वही वैल्यू हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है पर्टिकुलर, वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होगी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर सकते हैं और ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर मैग्नीट्यूड उस साइड पर ले जाएं तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है डायरेक्शन से, तो वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन देखी जाए तो वो यूनिट वेक्टर बताता है। अब ये एक्स वाई एक्सिस का ये तीसरा एक्सिस भी है जो कि जेड एक्सिस है। ये बाहर की तरफ आपको डायरेक्शन नजर आ रही है, इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। कुछ किताबों में ये ऊपर की तरफ दिखाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर बाहर की तरफ देखेंगे। इसमें ये लाइन इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, जबकि अगर इसका एक मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए, इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर्स से और इसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है। तो वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और इसमें मैग्नीट्यूड वो वैल्यू है जो कि यूनिट के साथ लिखी जाती है और डायरेक्शन इसकी यूनिट वेक्टर है। हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स
एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री बनते हैं लाइन में, तो इसमें हम इसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। अब इनके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अगर यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए जाए क्योंकि इनकी डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप कहते हैं और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप कहते हैं। इन आई कैप, जे कैप, के कैप की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसीलिए तो इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर पोजीशन शो करता है किसी भी वेक्टर की। ये किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट तक डायरेक्शन शो करता है। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको टेल कहते हैं, ये फिक्स्ड होती है, या तो ये ओरिजिन पे होती है या कहीं और भी हो सकती है, किसी भी एक्सिस के दरमियान, किसी भी प्लेन पर। लेकिन जो पॉइंट आगे हेड की तरफ होता है वो पॉइंट कर रहा होता है, पोजीशन बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन में है। जैसे आप अगर मैप में वेक्टर ड्रॉ करना चाहें, आपके पास पाकिस्तान का मैप है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आपने डायरेक्शन शो करनी है, तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद वेक्टर बना सकते हैं। तो ये पोजीशन शो करेगा कराची से लेकर इस्लामाबाद की। लेकिन यहाँ पर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए ओरिजिन से स्टार्ट लेते हैं। तो वेक्टर आपने देखा है, इट इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक जिसकी मैग्नीट्यूड a है, और इसके कंपोनेंट्स अगर हम गिराना चाहें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाना चाहें, तो हमारे पास इसके एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जेड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इनकी वैल्यूज बताएंगे एक्स कंपोनेंट की, वाई कंपोनेंट की और जेड कंपोनेंट की। तो यहाँ पर O से लेकर A तक जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर A की है। X कंपोनेंट यहाँ पर O से लेकर B तक, क्योंकि ये X कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, उसकी वैल्यू है। C से लेकर A तक Y कोऑर्डिनेट्स से बना रहे हैं तो Y कंपोनेंट है, और O से लेकर D तक Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो ये Z कंपोनेंट है। अगर हम इन वेक्टर को बनाना चाहें तो X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो X कंपोनेंट यानी X की वैल्यू और उसका यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन जो X एक्सिस में शो कर रहे हैं वो होती है तो XI। Y कंपोनेंट उसकी Y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, तो Y कंपोनेंट बनाने के लिए हमें वैल्यू Y कोऑर्डिनेट की चाहिए होती है, उसको Y की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें जो कि J कैप है, और Z कंपोनेंट, Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसके डायरेक्शन से जो कि K कैप है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ये वेक्टर बन जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk ओरिजिन से, और इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस एक और एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल का मतलब इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना। तो डायरेक्शन कोसाइंस वो कोसाइंस हैं यानी कॉस थीटा है उन एंगल्स का जो वेक्टर्स से बनाए जाते हैं, और वेक्टर्स से अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बनाएं तो हम तीन एंगल्स बना सकते हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस से एंगल बनता है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बनता है बीटा, जेड एक्सिस से एंगल बनता है गामा। ये ग्रीक लेटर्स इस्तेमाल किए हैं हमने डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। तो अगर हम कॉस अल्फा का ले लें
तो हमें एक्स एक्सिस से इसको बनाना होगा और इसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ax अपॉन a। यहाँ पर ये x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दी है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर हम cos बीटा निकालना चाहते हैं तो हम y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से, और अगर हम cos गामा निकालना चाहते हैं तो z कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिहाज से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे x, y, z। इसकी जगह अगर ये पोजीशन वेक्टर नहीं इस्तेमाल करे, कोई भी वेक्टर है, तो हम यहाँ पर उसके कंपोनेंट जरूरी नहीं कि सिर्फ x, y और z हो, ax, ay, az भी हो सकते हैं। वेलोसिटी है v, तो vx, vy, vz होगा। तो हम यहाँ पर अगर इस वेक्टर को जो कि axi प्लस ayj प्लस az के यूनिट वेक्टर्स से बनाया गया है पोजीशन वेक्टर, हम इसको डिवाइड करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड से, तो हमें पता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है। तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से, जो कि फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा ax अपॉन a cos अल्फा, ay अपॉन a cos बीटा, az अपॉन a cos गामा, और इनके साथ i j k लगे हुए हैं। चलिए अब वेक्टर ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर ऑपरेशंस में सबसे पहले वेक्टर एडिशन आता है। इस वेक्टर एडिशन में हम रूल इस्तेमाल करते हैं हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है? वेक्टर को ऐड करने के लिए हम दूसरा वेक्टर की टेल हमेशा फर्स्ट वेक्टर के हेड से ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल से एक टेल अटैच करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, और सेकंड वेक्टर के हेड से उसको मिला देते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर का रिजल्ट है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने कई जगह जाना है जिसमें आपको दो डिस्प्लेसमेंट्स की जरूरत हो रही है, यानी आप गली से निकले, एक डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर आप लेफ्ट साइड पर टर्न हो गए, दूसरी डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कर ली, गली से निकले 45 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपने किया, लेफ्ट साइड पर गए और आपने 75 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कर लिया। अब आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आप चाहते हैं कि आपके पास सीधा सीधा रास्ता आ जाए, एक ही डायरेक्शन पता चल जाए, तो आप उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे कैसे? आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को रिजल्टेंट की टेल से ज्वाइन करते हैं और सेकंड वेक्टर के हेड को रिजल्टेंट के हेड से ज्वाइन करते हैं। ये हेड डायरेक्शन बताता है, जो कि उस डायरेक्शन पर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन पर है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी उसको आप ये स्केल में भी ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के कंबाइन करने पर हमारे पास बनता है। जैसे आपने यहाँ दो वेक्टर्स बनाए हैं, तीन वेक्टर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आपको तीसरा वेक्टर ऐड करना पड़ेगा उसकी टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना भी इस तरह बहुत ही आसान है, इसमें भी हेड टू टेल रूल लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो हम यहाँ उसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर देते हैं। कैसे? सेकंड वेक्टर का अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बनाया जाता है, क्योंकि माइनस बी हो जाएगा। उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से अटैच कर देंगे और फिर रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे उसी तरह से हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी अगर ये है, इसका अपोजिट वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में होगा। वेक्टर बी ऊपर की तरफ है थोड़ा सा स्लाइटली,
एंगल पर है। उसका जो अपोजिट वेक्टर है माइनस बी, ये डाउनवर्ड हो गया, थोड़ा स्लाइटली एंगल पर है। हम यहाँ पर वेक्टर ए को ऐड कर देंगे वेक्टर माइनस बी से, यानी उसका अपोजिट वेक्टर। किस तरह से? उसी तरह से जैसे आपने हेड टू टेल रूल में किया, सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं और बाद में फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, टेल टू टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास जो आएगा वो a माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन में दिख रहा है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया वो एडिशंस ऑफ वेक्टर का ही है। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की दो कैटेगरीज हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वेक्टर को, और दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर, किसी वेक्टर के साथ भी वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी हम स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, स्केलर किसी भी एक नंबर के साथ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें किसी भी वेक्टर को किसी नंबर के साथ, तो वो उतना मल्टीपल टाइम हो जाता है। यानी अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी 3 यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब जैसे ये एक वेक्टर स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इसकी मैग्नीट्यूड जो भी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर को। तो ये इसका मतलब ये है कि 3 दफा इसको ऐड कर दिया हमने, 3 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास ये वेक्टर 3a बन जाएगा। डायरेक्शन इसकी वही होगी जो स्टार्टिंग में थी, लेकिन अगर आप इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 वेक्टर बन जाता है। इसी तरह से वेक्टर को डिवाइड भी किया जा सकता है किसी स्केलर से। यहाँ सिर्फ वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड करेंगे, और वो भी नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो नंबर का मतलब जिसमें जीरो शामिल नहीं होता। अगर जीरो से वैसे भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है। तो यहाँ पर हम एक वेक्टर है जिसकी कोई भी मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड अगर 6 सेंटीमीटर होगी, तो वो मैग्नीट्यूड उसकी 3 से फॉर एग्जांपल डिवाइड करने पर 2 हो जाएगी। यानी इसको हम दूसरे लफ्जों में कहें कि उसके 3 टुकड़े कर दिए। डायरेक्शन उसकी वही रहेगी जो पहले थी। तो इसको दूसरे तरीके से ये भी लिखा जा सकता है कि 1/3 हो गई।